आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो सकता हूँ। ठीक। चलिए, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। फंक्शन समझ आ गए थे आप लोगों को अच्छी तरह? जी सर। फिर उससे आगे स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक फंक्शन बनाना सीख लिया था, फंक्शन को कॉल करना ये भी सीख लिया था, इसी तरह फंक्शन को लिखना ये भी हमने देख लिया था, फंक्शन का नाम रखना, और इसी तरह पैरामीटर्स जो हैं और आर्गुमेंट्स जो हैं ये फंक्शन को किस तरह पास करने हैं ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो समझने वाली हमारी रह गई थी वो ये थी कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स ये दो लफ्ज़ उसने यूज़ किए हैं। ये दोनों क्यों यूज़ किए हैं? पैरामीटर से मुराद क्या होती है, आर्गुमेंट से मुराद क्या होती है, इसको देखते हैं पहले। एक फंक्शन जो चीज़ें रिसीव कर रहा होता है, जिस तरह कि ये पैरा 1 और पैरा 2 है, इसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। और जब इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा हो, कॉल करते वक्त जो चीज़ें दी जाती हैं उन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शन को कॉल करते टाइम जो चीज़ें पास की जाएंगी उन्हें आर्गुमेंट कहा जाएगा। और जब फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा होगा उस वक्त जो चीज़ें उसे दी जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। तो आप इसे इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसे पैरामीटर कह सकते हैं, दूसरे को आर्गुमेंट कह सकते हैं, इसे पैरामीटर कह सकते हैं, इसे आर्गुमेंट कह सकते हैं। तो आप इसे इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह बुलाया जाता है कि ये पैरामीटर है और ये आर्गुमेंट है। चलिए, एक तो ये फर्क था हमारा समझने वाला। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक है डिफॉल्ट और अनसूटेबल पैरामीटर्स। अच्छा, ये अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है, ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं। चलिए, ये मैंने फंक्शन लिया है। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरह करके, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है तो अब क्या होगा कि मुझे दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने पास कर दिए 10 और इसी तरह 20। तो जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, इसकी बॉडी में चले जाएंगे, कंट्रोल इसकी बॉडी में चला जाएगा, एक्स को ये 10 दे देगा, वाई को 20 दे देगा, और कंसोल डॉट लॉग करवा रहा है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब ये होगा कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा 30 और वो कंसोल हो जाएगा। तो ये देखिए 30 आ चुका है। ठीक है, तो ये है कि जब हम उसे पैरामीटर पास आर्गुमेंट दे रहे हो, वो पैरामीटर रिसीव कर रहा हो। अगर क्या ही अच्छा हो कि हम इसे कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि हम उसे ये कह दें कि भाई अगर आपको वैल्यूज ना भी दी जाए फिर भी आपने ये वैल्यूज लेनी ही लेनी है। फॉर एग्जांपल, इधर मैं कहता हूँ 10, इधर कहता हूँ 20। ठीक है, और इधर मैं उसे कोई भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ। तो अब देखें क्या होगा। अब उसूली तौर पे चाहिए तो ये था कि अगर ये दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हमने इधर पास करने हैं दो पैरामीटर, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं। अगर हम पास नहीं करते हैं तो फिर वो क्या करेगा, एक्स को 10 असाइन कर देगा, वाई को 20 असाइन कर देगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इधर थोड़ा सा आंसर वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, इधर 30 कर देते हैं, इधर 20 कर देते हैं। तो ये देखिए, बाय डिफॉल्ट उसने 50 उठा लिया है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यूज उठा ली हैं अगर आप उसे कोई भी वैल्यू पास नहीं करते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसे कोई ना कोई वैल्यूज पास कर देते, मैं इधर कहता हूँ जी 100 और 200, तो अब क्या होगा,
अब ये वाली वैल्यूज नहीं कंसीडर की जाएंगी। अब जो वैल्यूज पास की जा रही हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और ये कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो अब आंसर आना चाहिए 300। तो ये देखें 300। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनमें से मैं एक वैल्यू देता हूँ, दूसरी वैल्यू नहीं देता, अब क्या होगा? अब ये होगा कि 100 जो है वो x को तो साइन हो जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? ये x को साइन हो जाएगा और y को, यही जो उसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है वही रह जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 120। तो ये देखें। ठीक है, तो ये है डिफॉल्ट पैरामीटर का चक्कर, कि अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू हम दे दें, यानी कि अगर यूजर वैल्यूज नहीं भेजता है तो बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल को ये वैल्यू मिल जाए, इस वेरिएबल को ये वैल्यू मिल जाए, तो आप जहाँ पे पैरामीटर बता रहे हैं वहीं पे उसे कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन कर देनी है। ये क्या बताएगा? कि अगर इस फंक्शन को वैल्यूज ना भी भेजी जाएंगी तो बाय डिफॉल्ट के उठा ली जाएंगी। ये सारी बहस वो इधर कर रहा है। ये देखें, ये सारी इधर समझाया हुआ है। अच्छा जी, अब एक और चीज आती है। अब फॉर एग्जांपल, इधर हमारे पास पैरामीटर में है दो वेरिएबल्स, एक्स और वाई। उसूली तौर पे ये चाहिए कि हम दो वैल्यूज पास करें, लेकिन अगर हम तीन वैल्यूज या चार वैल्यूज पास कर देते हैं फिर क्या होगा? ये देखें, अब मैंने चार वैल्यूज पास कर दी हैं और ये सिर्फ दो वैल्यूज ले रहा है, तो क्या होगा? बाकी दो वैल्यूज को ऐसे वेस्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ ये पहली दो वैल्यूज रख ली जाएंगी, बाकी दो वैल्यूज को वेस्ट कर दिया जाएगा। देखें, देखिए 300। ठीक है, उसने इन दोनों को ऐड कर दिया है और इनको उसने फेंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी। पहली बात तो ये कि डिफॉल्ट पैरामीटर हमने किस तरह देने हैं। दूसरे नंबर पर, अगर जितने पैरामीटर्स हैं उनसे अगर कोई एक्स्ट्रा हम वैल्यूज पास कर रहे हैं तो वो ट्रंकेट कर दी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी, गार्बेज में फेंक दी जाएंगी। अच्छा जी, ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर, ओके। मुबशर भाई, क्लियर है चीजें? मुबशर भाई, समझ आ गई है ये? जी सर, समझ आ ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है स्पेशल फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास सबसे पहले एरोज फंक्शन आ जाते हैं। ये एरो फंक्शन एक लेटेस्ट टॉपिक है जो कि पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन जो अब न्यू वर्जन आया है जावास्क्रिप्ट का तो उसके अंदर इन्होंने एरो फंक्शन डाल दिए हैं। एरो फंक्शन के बहुत ज्यादा फायदे हैं कि एक लाइन के अंदर हम अपना पूरे का पूरा फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फंक्शन है वो आप देखते होंगे कि पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखे जी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, फिर पैरामीटर लिखने पड़ते हैं, फिर उसकी बॉडी लिखनी पड़ती है। तो एरो फंक्शन जो है वो हमें एक शॉर्टकट वे देते हैं फंक्शंस को डिफाइन करने का। अच्छा, अब ये कुछ उन्होंने सिंटैक्स दिए हुए हैं, पहले इन्हें अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर इनकी एक एक करके प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले देखें, वो कह रहा है कि जो आप पैरामीटर पास करते हैं, जिस तरह के ऊपर हम फंक्शन में पैरामीटर दे रहे होते हैं तो इधर भी सेम इसी तरह पैरामीटर आएंगे। उधर पहले फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन का कीवर्ड होता है, वो नहीं आएगा। सीधा आते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैरामीटर देंगे, फिर ये वाला सैंपल लगाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं एरो फंक्शन का सिंबल। ठीक है, ये वाला लगाएंगे, फिर उस फंक्शन की बॉडी आ जाएगी, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना है, पैरामीटर्स, ये वाला सिंबल और फंक्शन की बॉडी। अच्छा, अगर कोई भी पैरामीटर रिसीव ना कर रहा हो फंक्शन, फिर क्या करेंगे? खाली पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये एरो फंक्शन आ जाएगा, एरो सिंबल आ जाएगा और फिर फंक्शन की बॉडी आ जाएगी और एन पे सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो था उस सूरत में जब कोई भी पैरामीटर ना हो। अगर एक या एक से ज्यादा पैरामीटर हो तो ये सिनेरियो आ जाएगा। अगर सिर्फ एक पैरामीटर हो तो हम ये पैरेंथेसिस को खत्म भी कर सकते हैं, यानी कि पैरामीटर, एरो और फंक्शन की बॉडी। अच्छा, अब इन तीनों चीजों को जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इन सब चीजों को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि हम नए से
ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है डूइंग स्टफ, उसका नाम है डूइंग स्टफ। ये एक ही पैरामीटर ले रहा है, बल्कि इसे भी एक दफा ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा। ये मैंने इधर पाकिस्तान लिख दिया। अच्छा, ये तो था सिंपल फंक्शन, इसे मैं कॉल करता हूँ, इसी तरह कॉल होगा। अब इसे उसूली तौर पे प्रिंट कर देना चाहिए पाकिस्तान, उसने कर दिया। इसी चीज को अगर मैं एरो फंक्शन में लिखूं तो किस तरह लिखूं? यानी कि ऐसा फंक्शन जो कोई भी पैरामीटर रिसीव ना कर रहा हो, उसे अगर मैंने एरो फंक्शन में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने ये डूइंग स्टफ रख दिया। अच्छा, अब इसको हम असाइन करेंगे एरो एक फंक्शन। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, जरा इस लाइन को समझे। इस चीज को एक दफा अभी छोड़ दें कि ये क्या चीज है, अभी सिर्फ इतने पार्ट को समझेंगे वाला। जैसे उधर एक फंक्शन का नाम होता है, इधर कुछ भी नहीं होगा, उधर कोई भी चीज रिसीव नहीं हो रही है, इधर भी सेम वैसे ही आ जाएगी। इधर इसकी बॉडी है, इधर इसकी बॉडी है, लेकिन ये चीज बताएगी कि ये एरो फंक्शन होगा। तो आपने ये एरो लगा देना है, एरो के बाद उसकी आ जाएगी बॉडी। अब बॉडी में अगर तो एक ही लाइन हो, एक ही स्टेटमेंट हो, तो फिर आप पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों तो फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी इधर बॉडी में। ठीक है, अभी चूंकि एक ही लाइन थी तो मैं पैरेंथेसिस नहीं लगा रहा हूँ, इस तरह भी काम चल जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसको चला के देखते हैं कि सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। अच्छा, अब इस चीज को समझने की जरा कि ये क्या है। लेट एक कीवर्ड डिफाइन किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको क्या असाइन किया जा रहा है, एक फंक्शन असाइन किया जा रहा है। यानी कि ये फंक्शन कहाँ पे होगा, अब इस वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा। इस फंक्शन में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम इसे किसी वेरिएबल को असाइन कर दें, लेकिन एरो फंक्शन हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम उसे किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। और देखिए कितना इजी सिंटैक्स है कि एक ही छोटी सी लाइन में हमने पूरे का पूरा फंक्शन लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है एरो फंक्शन। अब जरा इसे रन करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या। तो देखिए सेम रिजल्ट है पाकिस्तान। ठीक है, ये था वो सिनेरियो कि जब कोई भी पैरामीटर रिसीव ना हो रहा हो। अगर इस तरह फंक्शन हो कि वो एक पैरामीटर रिसीव कर रहा हो, फिर उसे किस तरह लिखेंगे? फॉर एग्जांपल इधर ये एक्स पैरामीटर को रिसीव कर रहा है और उसे एक्स को सिंपल प्रिंट करवा रहा है। इससे पहले कॉल करते हैं, इधर मैंने 10 पास कर दिए है। ये तो था सिंपल केस कि जब एक फंक्शन होगा, वो एक पैरामीटर रिसीव कर रहा होगा और उसे हम कॉल कर रहे हैं। अगर हमने इसे एरो फंक्शन बनाना हो इस एक पैरामीटर को, तो वेरिएबल का नाम उसके अंदर हम असाइन करेंगे। अच्छा, एक पैरामीटर के केस में हम इधर पैरेंथेसिस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, जिस तरह के ये हो चुका है। अब ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। अच्छा, अगर एक ही पैरामीटर हो तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आप ना भी लगाएं ये। ठीक है, तो इस तरह भी ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो उस तरह भी ठीक है। अब चूंकि मैंने वो एक प्रीटियर एक्सटेंशन डाउनलोड की है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ वो ऑटोमेटिकली लगा देते हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर ये ना भी लगाएंगे, यानी कि इस तरह ऐसे भी कर देंगे, तो कोई इशू नहीं। और आप आगे देखेंगे बहुत ज्यादा जाके कि इस तरह ये वाला एरो फंक्शन इस तरह बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये हो गया पैरामीटर जो ये रिसीव कर रहे हैं, और ये उसकी बॉडी आ जाएगी फंक्शन की। अब जरा रन करके देखते हैं, तो ये देखिए सिंपल उसी तरह रन हो रहा है जिस तरह के ऊपर रन हुआ। अच्छा, अगर एक से ज्यादा पैरामीटर रिसीव कर रहा हो, फिर क्या करेंगे हम? इसे कॉपी करते हैं, नीचे रखते हैं, इसे कॉल करते हैं। तो ये देखिए उसने उसे रन कर दिया है। इसी चीज को अब हम एरो फंक्शन में लिखते हैं। एरो फंक्शन के लिए सबसे पहले पैरामीटर रिसीव किए जाएंगे जो हम उधर भी कर रहे थे, एरो का सिंबल आ जाएगा और इधर आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग।
सेम उसी तरह, ये देखिए सेम वही रिजल्ट है। अगर इधर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इधर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी इस तरह करके। इस चीज को आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये देखें, अगर एक से ज्यादा पैरामीटर हो तो हम इस तरह करेंगे जिस तरह के अभी हम देख के आ चुके हैं। अगर कोई भी पैरामीटर ना हो तो हम इस तरह लिखेंगे। तो ये आपको ये सिंटैक्स समझ आ गया हुआ है एरो फंक्शन का? इसमें कोई इशू हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी, नो सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक है, अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या है? एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है, एक हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर होता है। ये क्या चीजें हैं, इसे पहले समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर। और ये आगे आपको जब आप रिएक्ट यूज कर रहे होंगे, यानी कि एक्चुअल वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो उस वक्त ये बहुत ज्यादा यूज होता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो आपने इसे अच्छे से समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे बनाई है जी, एक एरे, एक और एरे है ए आर आर टू इज इक्वल टू, इधर मैं 100 कर दिया, 200 कर दिया, और ए आर आर कर दिया। या हम इस तरह कर लेते हैं, इस तरह ए आर आर 40 50। अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि अगर मैं इस ए आर आर टू को प्रिंट करवाऊं तो क्या आएगा? जी, कंसोल में क्या आ जाएगा? मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी एरे उठा के रख रहा हूँ। तो अब क्या आ जाएगा इस जीरो इंडेक्स पे, कोई है आइडिया? इस जीरो इंडेक्स पे आया कि 10 20 30 जाएगा, या पूरी की पूरी एरे उठ के चली जाएगी? जी, सर मेरे ख्याल में ये कंप्लीट आ रहे हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि इधर क्या होगा, पूरी की पूरी एरे आएगी। देखते हैं, जी। ये देखें, उस जीरो इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी एरे आ गई है, फिर 40 और 50 फिर आ गए। अगर मैंने इस तरह ना करना हो, मैंने ये करना हो कि इस जीरो इंडेक्स पे इस एरे की बजाय इसके एलिमेंट्स रखने हो 10 20 30, फिर क्या होगा? तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, थ्री डॉट्स लगा देते हैं इधर। ठीक है, थ्री डॉट्स लगाने का मतलब, इसे हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, स्प्रेड का मतलब फैलाना, यानी कि इस एरे को फैला के यहाँ पे रख दो। अब क्या होगा, बजाय इसके कि ये एरे इधर आएगी, इस एरे के एलिमेंट्स इधर पेस्ट कर दिए जाएंगे। अब जरा देखें किस तरह आंसर आता है। तो ये देखें, 10 20 30 40 50, बजाय इसके कि जीरो इंडेक्स पे वो एरे पेस्ट होती, उसने 0 1 2 इंडेक्सेस पे उसके सारे एलिमेंट्स उठा के रख दिए। इसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये समझ आ गया स्प्रेड ऑपरेटर? जी सर। ठीक है, तो ये है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। अब जिस तरह उसने इधर एग्जांपल दी हुई है, एक एरे है, लेट स्प्रेड इज इक्वल टू सो मच फन। ठीक है, इसी तरह लेट मैसेज एक एरे है, उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जावास्क्रिप्ट पड़ा है, वन इंडेक्स पे इज पड़ा है, फिर उसे वो स्प्रेड कर रहा है, यानी कि इस एरे को क्या कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है इस थ्री डॉट्स के जरिए। अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट इज के बाद अगले तीन एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, सो मच फन एंड वेरी पावरफुल। तो ये देखिए, ये नीचे आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह ये इधर देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसने एक फंक्शन बनाया है, ऐड टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, एक्स वाई को लेके उसे सिंपल ऐड कर रहे हैं। हमने एक एरे ले ली, रेट ए आर आर इज इक्वल टू 5 9। अब इस फंक्शन को जब वो कॉल करने जा रहा है, तो बजाय इसके कि वो 5 और 9 पास करे, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स है ना, उसने क्या किया है, इस एरे को स्प्रेड कर दिया इधर। अब जब ये एरे स्प्रेड होगी तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे 5 और 9। 5 और 9 आने का मतलब यह है कि हम दो आर्गुमेंट्स इसे पास करें इस फंक्शन को, और ये दोनों आर्गुमेंट्स किधर चले जाएंगे, 5 चला जाएगा एक्स को, 9 चला जाएगा वाई को। अगर हम इसे स्प्रेड ना करते तो फिर क्या होना था, 5 ने चले जाना था
5 और 9 इस पूरी एरे ने मिल जाना था इस x को, और y को इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है यानी कि अनडिफाइंड मिल जाना था। जब कोई भी वैल्यू ना दी गई हो तो या तो उसे डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है या अनडिफाइंड मिल जाता है। अब मेरे ख्याल में इसे डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि 0 मिल जानी चाहिए या अनडिफाइंड मिल जाना चाहिए। ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। इसी तरह ये देखें, ये दो एरेज थी, ये फंक्शन 4 पैरामीटर्स ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्प्रेड करेंगे तो दो पैरामीटर दो आर्गुमेंट हो जाएंगे, इसे स्प्रेड करेंगे तो इधर दो आर्गुमेंट हो जाएंगे। 5 9 6 7 ये चार वैल्यूज इस तरह करके गोया के पास हो जाएंगी इस फंक्शन को। ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। अब आगे एक आ जाता है रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है इसे जरा समझ लेते हैं। अच्छा जी, अब रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है? मैंने एक फंक्शन बनाया एक्स वाई जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो मैंने पास कर दिया 10 20 30। अब क्या होना चाहिए, इन तीनों का सम इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर पैरामीटर बहुत ज्यादा दे दूं, 30 40 50, अब क्या होगा, ये बाकी जो है वो उड़ जाएंगे और सिर्फ यही तीन यूज होंगे। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि यूजर ने कितनी वैल्यूज देनी है, हमें नहीं पता कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो हम कितनी वैल्यूज पास कर रहे होंगे, जब हमें ये ना पता हो। ठीक है, यानी कि इधर 10 आ सकती हैं, 20 आ सकती हैं, कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हमें तो जब यही नहीं पता होगा कि हम इसे कितनी वैल्यूज पास करेंगे, तो इधर हम पैरामीटर भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं सही तरीके से कभी कितने करने हैं, कि जब यही नहीं डिफाइन होगा कि वैल्यूज कितनी पास होनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन कितने पैरामीटर रिसीव करेगा। तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर दिया गया है, रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखें ये क्या करेगा। अगर यही थ्री डॉट्स आप इस फंक्शन की एज ए पैरामीटर यूज कर रहे होंगे तो क्या होगा, एक्स को ये पहली वैल्यू मिल जाएगी 10, और बाकी ये जितनी वैल्यूज होंगी इन सब की एक एरे बना के वो इस वाई को असाइन कर दी जाएगी। जरा देखें, तो ये देखें 10 जो है वो एक्स को मिल गई है, और बाकी जितनी वैल्यूज थी वो सारी किसको मिल गई, वाई को। तो ये भी बड़ा यूजफुल ऑपरेटर है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादा ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है दोनों एक तरह का ही। ठीक है, दोनों में थ्री डॉट्स आते हैं। फर्क कहाँ पे आ जाता है, फर्क यहाँ पे आ जाता है कि ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये एरे के ऊपर यूज होता है, यानी कि कोई एरे हो उसके ऊपर अगर हम ऑपरेटर कहीं पे लगा दें तो ये उसे स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, और अगर फंक्शन के पैरामीटर में ये ऑपरेटर लगाएं तो ये रेस्ट ऑपरेटर कंसीडर किया जाता है। रेस्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि बाकी जितने भी एलिमेंट रह गए हैं वो सारे इसे दे दो। ठीक है, पहला एलिमेंट इसे और बाकी जितने एलिमेंट रह गए हैं वो इसे। अब अगर इस तरह हो कि मैं इसे ऐसे कर दूं इस तरह, तो फिर क्या होगा, एक्स को मिल जाएगा 10, वाई को मिल जाएगा 20, और बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे 30 40 50 वो किसको मिल जाएंगे, जी को। देखते हैं, तो ये देखें। ठीक है, ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। दोनों में फर्क हमने समझ लिया है कि स्प्रेड ऑपरेटर लगता है एरे के ऊपर जब हमने एरे को फैलाना हो। तो उस जब भी किसी एरे से पहले हम थ्री डॉट्स लगाएंगे तो वो उसे फैला देगा, इसे हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। और सेम वही थ्री डॉट्स अगर हम एज ए पैरामीटर लें फंक्शन के अंदर तो उसे हम कहते हैं कि ये एज ए रेस्ट ऑपरेटर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो जितने भी एलिमेंट्स रह चुके होंगे जो कि असाइन नहीं हुए होंगे वो सारे इसको असाइन हो जाएंगे एज एन एरे। एरे बनकर वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे, इसे कहा जाता है रेस्ट ऑपरेटर। तो ये समझ आ गई सेपरेट और रेस्ट ऑपरेटर। जी सर। ठीक है,
अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा रिटर्निंग फंक्शन वैल्यूज। फंक्शन की वैल्यूज को रिटर्न करना। ये हम देख चुके हैं पहले भी लास्ट लेक्चर में, कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तो हम उसे किस तरह हैंडल कर सकते हैं। या तो उसे किसी वेरिएबल में असाइन करवा लें, यानी कि उस फंक्शन को कॉल ही किसी वेरिएबल के अंदर करें। ठीक है, किसी वेरिएबल को असाइन करवाते हुए। तो क्या होगा कि जब वो फंक्शन कॉल हो चुका होगा तो उसने जो चीज रिटर्न की होगी वो उस वेरिएबल को मिल जाएगी, और उस वेरिएबल को फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी होगी। ठीक है, ये था एक हमने ये देखा था। दूसरा हमने ये देखा था कि हम डायरेक्ट ही वेरिएबल को अगर कंसोल करवा दें, यानी कि उस फंक्शन को जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इधर तो नहीं खैर वो हो रहा, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम उसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर कॉल कर लें तो क्या होगा, वो फंक्शन जब कॉल हो चुका होगा उसने जो चीज़ रिटर्न की होगी वो किसको मिल जाएगी, वो कंसोल डॉट लॉग को मिल जाएगी, और वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एक एरे बनाई गई है, लेट रिजल्ट एरे। एक लूप है, लूप क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक चल रहा है, यानी कि ये 10 टाइम्स चलेगा। अच्छा, अब रिजल्ट एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम ऐड टू नंबर्स एक फंक्शन है। ऐड टू नंबर्स, इसे पहले ले आए, ऐड टू नंबर्स को, ये रहा। ऐड टू नंबर्स को कॉल किया जा रहा है, उसे आई दिया जा रहा है और 2 मल्टीप्लाई बाय आई दिया जा रहा है, यानी कि ये दो चीजें दी जा रही हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा, एक्स को ये वैल्यू साइन हो जाएगी, वाई को ये वैल्यू साइन हो जाएगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, इन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर रहा है, तो वो किधर चला जाएगा, वो इस रिजल्ट वेरिएबल में चला जाएगा। और इस रिजल्ट को हम फिर क्या कर रहे हैं, इस एरे के अंदर पुश कर रहे हैं। अच्छा, जब ये लूप चल चुकी होगी तो 10 रिजल्ट जो है वो इस एरे के अंदर आ चुके होंगे, और फिर हम उन्हें सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं। देखें, ये देखें। ठीक है, इसी तरह फैंसी डिजाइन में देख ले तो इधर लिख देते हैं टेबल। ये देखें, 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 इंडेक्स पे ये, इस तरह का। अच्छा, ये हमने देख लिया है कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तो उसे हमने किस तरह कैच करना है। या तो हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही उसे कंसोल करवा के उसके आउटपुट देख सकते हैं। ये हमारे यूज केस पे होगा कि हम आया कि उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं कि नहीं करवाना चाह रहे हैं, या डायरेक्ट उसे कंसोल करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जो भी हमारा सिनेरियो होगा हम उसके हिसाब से इसे यूज कर लेंगे। आगे हमारी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा जी। अब आगे टॉपिक है रिटर्निंग विद एरो फंक्शंस, यानी कि ये पहले जो हमने रिटर्न वाला देखा है वो सिंपल फंक्शंस के साथ देखा था। अब हम रिटर्न करवाएंगे एरो फंक्शन के जरिए, यानी कि अगर एरो फंक्शन कोई चीज रिटर्न करवाता है तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये देखें जरा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ वी हैव अ वन लाइन एरो फंक्शन, अगर हमारे पास ऐसा एरो फंक्शन है जिसकी एक ही लाइन है, जिस तरह की हम पहले देख चुके हैं कि अगर एक ही लाइन हो तो हम पैरेंथेसिस नहीं भी लगाते हैं। वी कैन रिटर्न विदाउट यूजिंग द वर्ड रिटर्न। वो कह रहा है कि अगर एक ही लाइन होगी तो फिर आप अगर रिटर्न इधर ना भी लिखें बॉडी के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसे देखते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये एक हमने फंक्शन बनाया है जो दो पैरामीटर ले रहा है, और उन दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं है। ठीक है, जब रिटर्न ना भी हो और एरो फंक्शन हो और एक ही लाइन हो तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कंसोल करवा के देखता हूँ। ये देखें, ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने वो वैल्यूज तो पास नहीं किए इसे जब कॉल कर रहा था। 10 20। फिर देखिए आपके सामने उसने क्या किया है, उसका आंसर रिटर्न कर दिया। रिटर्न हुआ है तो जाहिर है कंसोल डॉट लॉग को मिला है और वो प्रिंट हुआ है। अगर रिटर्न ही ना हुआ था तो क्या होना था, तो वो नहीं मिलना था। इधर आप रिटर्न लिख भी दें तो फिर भी ठीक है।
लेकिन रिटर्न लिखने का मतलब ये है कि आपको फिर इसे पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, वो इसे एज ए स्टेटमेंट कंसीडर करेगा और फिर हम इसे पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। हाँ, अगर आप इसे एज ए वन लाइन कंसीडर करवाना चाह रहे हैं, यानी कि उसी लाइन में आप यूज करवाना चाह रहे हैं, फिर आप रिटर्न नहीं लिखेंगे और ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, ये हमने देख लिया कि अगर एक ही लाइन हो, सिंगल लाइन हो, तो फिर हम रिटर्न ना भी लिखें, वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अच्छा नहीं, अगर इधर वो कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा लाइंस हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, जिस तरह की इधर लगी हुई है। अब इस चीज को अगर हम एरो फंक्शन के अंदर लिखें, सेम यही फंक्शन अगर हम एरो के अंदर लिखें, क्या बनेगा। इसी चीज को मैं एरो में लिखता हूँ, चूंकि ये दो पैरामीटर ले रहा है, तो इधर मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई। अब इसकी स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा है तो मुझे पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। सेम वही मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, एडिंग, चलिए, और रिटर्न करवा रहा हूँ एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये पहले ही एरो फंक्शन में था, मैं उसे ऐसे दोबारा लिखी जा रहा हूँ। अगर इसे सिंपल में लिखा होता तो फिर कैसे होता, अब ये देख लेते हैं इस तरह। ठीक है, सिंपल में लिखा होता तो ये होना था, एरो में होता तो ये होना था। अच्छा जी, ये हमारा एरो फंक्शन का टॉपिक और फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करवाना, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो। जी। जी सर, ओके है अभी के लिए। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल स्कोप्स इन फंक्शन, ये हम पहले ऐसे चीज देख चुके हैं, जब हमने लेट वार और कॉन्स्ट को पढ़ा था ना, तो तब हमने ये चीज डिटेल में डिस्कस की थी। आप ना कोशिश कीजिएगा कि उस लेक्चर को सुनने जाके, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इधर कि इसमें बेसिकली क्या चीज डिस्कस हो रही है। जो एक फंक्शन होता है उसके अंदर जो वेरिएबल है उनका क्या स्कोप होता है, तो इस चीज को देखते हैं। पहले वो कह रहा है लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन। लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, और फंक्शन की बॉडी के बाहर किसी को नहीं पता होता कि ये वेरिएबल क्या था। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स जो है, अभी इस एक्स का इस फंक्शन की बॉडी से बाहर कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन था, फंक्शन टेस्ट अवेलेबिलिटी एक्स कंसोल डॉट लॉग अवेलेबल हियर। अब जो भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉल करते वक्त दी जाएगी, हाई, फॉर एग्जांपल ये हाई दिया गया है, वो इस एक्स को साइन हो जाएगा। और एक्स को हम इस फंक्शन की इस बॉडी के अंदर अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन की बॉडी से बाहर हम जिस तरह के ये लिखा हुआ है, इधर एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये एरर आएगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये है, इन्हें हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स मीन जो फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर ही एक्सेसिबल हो, बाहर एक्सेसिबल ना हो। अच्छा जी, ये देखें, ये भी सेम इसी तरह है, लेट वाई। ये कहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है, फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो अब इस वेरिएबल को हम फंक्शन की बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिस तरह के ये आपके सामने है। ठीक है, ये भी लोकल वेरिएबल है। लोकल मीन जो इस फंक्शन के अंदर अंदर ही एक्सेस हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल हो, बाहर भी हो, उसे हम कहते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब ये देखें वाई जो है, अच्छा, इसे जब हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने का मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, वाई रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो जी को साइन कर रहे हैं। अच्छा, अब जब वाई को प्रिंट करवा रहे होंगे तो एरर ही आएगा, जिस तरह का ये है। हाँ, उसकी वैल्यू जो है वो चूंकि जी को मिल चुकी है, अब जी का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन ये अगर हम डायरेक्ट वाई को प्रिंट करवाएं तो इस फंक्शन की बॉडी से बाहर किसी को नहीं पता कि वाई क्या है, तो उसकी जगह पे यही आएगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। आगे हमारा टॉपिक है लेट वर्सेस वार वेरिएबल्स। लेट में और वार में क्या डिफरेंस है। लेट में और वार में
एक तो ये डिफरेंस आता है कि वार के जरिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो इस ब्लॉक के, हमने ये डिस्कस किया था कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है और var जो है ये फंक्शन स्कोप वेरिएबल है। ठीक है, फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर किया गया है तो फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन लेट जो है वो जिस बॉडी के अंदर, यानी कि जिस ये ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर किया गया, वो सिर्फ उनके अंदर एक्सेस हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये जो var है ये इफ की बॉडी के अंदर है, तो var जो है वो इफ की बॉडी से बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन से बाहर नहीं हो सकता। लेकिन अगर इधर लेट होता तो वो इफ की बॉडी से बाहर भी एक्सेस नहीं होना था, वो सिर्फ इन पैरेंथेसिस के अंदर अंदर रहना था। ठीक है, जिस तरह के ये उसने इधर दिया हुआ है, या मजीद डिटेल में देख लीजिएगा इसे, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक तो ये फर्क आ जाता है लेट और वार में। दूसरा ये फर्क आ जाता है कि लेट के वेरिएबल को अगर हमने बाद में डिक्लेयर किया हो, यूज पहले किया हो, तो वो एरर देता है। लेकिन अगर वार को बाद में डिक्लेयर किया हो, पहले यूज किया हो, तो एरर नहीं देता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट की हूँ, यहाँ बुक से पढ़ लीजिए। कॉन्स्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम लेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल अब इधर उसने इफ की बॉडी के अंदर एक्स कॉन्स्ट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब इफ की बॉडी के बाहर अगर हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन, ऐसे वेरिएबल जो कि फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किए जाएं। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल तमाम स्कोप से बाहर डिक्लेयर की जाए, कोई फंक्शन है, कोई ब्लॉक है, कुछ भी है, उन सब से बाहर डिक्लेयर की जाए, यानी कि हमारी फाइल के लेवल पे डिक्लेयर किए जाए, उन्हें हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखें ना, एक जो है एक ऐसा वेरिएबल है जो कि फाइल के लेवल पे है, तो वो फाइल के अंदर कहीं भी एक्सेस हो सकता है, उसे हम कहते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, अब ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, फंक्शन से बाहर भी एक्सेस हो सकता है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये सारा उसने इधर ग्लोबल वेरिएबल्स को डिस्कस किया हुआ है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। ठीक, आगे हमारा टॉपिक है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFE। इस फंक्शन को कहा जाता है IIFE। ये क्या चीज है, इसी तरह देखते हैं। तो ये देखिए, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएटली मतलब फौरन, इन्वोक जो कॉल किया जाए, फंक्शन एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें फंक्शन को फौरन कॉल कर लिया जाए। अब ये देखें, ये हमने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ तक फंक्शन है लेकिन उसका नाम कुछ भी नहीं है। ये उसकी पैरेंथेसिस है, यानी कि अगर कोई पैरामीटर लेगा तो इधर आएगा, ये उसकी बॉडी है। और बॉडी के बाहर ये आप देखें कि इसे एक ये पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया गया है। पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करने के बाद फौरन फिर एक पैरेंथेसिस लगाई गई है। अब ये क्या कर रही है, ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है, ये पैरेंथेसिस। ठीक है, ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है। तो बजाय इसके कि इसका हम नाम लेते, नाम लेके फिर पैरेंथेसिस लगाते, फिर कॉल करते, इसने क्या किया, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, एक फंक्शन बनाया और उसे फौरन कॉल कर लिया। अब ये देखें, तो ये देखें कॉल हो चुका है। अगर कॉल ना होता तो ये कंसोल ही नहीं होना था। तो फंक्शन को हमने बनाया है, उसका नाम भी कुछ नहीं है और हम उसे फौरन कॉल भी कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं IIFE। ठीक है, ये देखें, ये आप अगर इसी तरह एरो बनाना हो तो एरो भी इस तरह बन जाता है। ठीक है, उधर फिर फंक्शन कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल एक ब्रैकेट आएगी, एरो आएगा और आगे हमारी एरो फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेनी है। अच्छा, अगर इधर पैरामीटर्स होते जिस तरह के ये था, उसने बुक में ये चीज नहीं एक्सप्लेन की है अच्छे से। अच्छा, मैं इसे एरो फंक्शन के जरिए यूज करता हूँ।
इस तरह होता, तो फिर हम इधर क्या करते, जब इसे कॉल कर रहे थे तब क्या करते, इसको ये पास करते। तो ये देखें, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं IIFE। अच्छा, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है, बाकी इतना ये यूज नहीं होते हैं। ये बस इतना ही काफ़ी है कि हमें पता हो कि ये IIFE होता क्या है, बाकी ये यूज बहुत कम होता है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, ठीक उसके है। बाद हमारा अगला टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल कर ले। ठीक है, जिस तरह के ये एक फंक्शन बना हुआ है गेट रिकर्सिव, ये एक नंबर रिसीव कर रहा है और उसे प्रिंट करवा रहा है। गेट रिकर्सिव, ये देखें अपने आप को ही कॉल किए जा रहा है। अब जरा ये देखें, इस कोड को हम इधर जाकर रखते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, रिकर्सिव फंक्शन एल्गोरिदम एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये उसका एक टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल करे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं कि अगर कहीं पे ये आ जाए तो हमें पता हो कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखें क्या होगा। हमने इसे पास किया 3, इधर आ गया 3, 3 प्रिंट हो गया। गेट रिकर्सिव, फिर ये फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि इस फंक्शन ने अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को खुद ही कॉल कर लिया और उसे क्या पास किया, अब 2 पास कर दिया, क्योंकि ये माइनस माइनस का मतलब ये है कि 2 पास करो, 3 में से एक डिक्रीमेंट करके वो पास कर दो। अब इधर आ गया 2, 2 प्रिंट हो गया, फिर इसने अपने आप को कॉल कर लिया। अब इधर 2 के बजाय 1 पास हो गया, इधर 1 आया, इधर 1 प्रिंट हो गया, फिर 0, इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? मेरे हिसाब से ये इनफाइनाइट टाइम चलना चाहिए, बाकी देखते हैं कहाँ तक चलता है ये। तो ये देखें इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं इसे ना रोकता तो इसने चलते जाना था और प्रिंट करवाते जाना था। ठीक है, तो इधर अगर हम कंडीशन लगा दें, इफ अगर एन आर इज इक्वल टू 0, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सिंपल। फिर फिर कुछ भी नहीं करना है, फिर इधर से ही वापस हो जाना है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो फिर इसे मेरे ख्याल में 0 पे आके रुक जाना चाहिए। तो ये देखें 3 2 1 0, और जैसे ही उसे 0 मिला, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो वापस रिटर्न हो गया और इधर तक वो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो उसने दोबारा अपने आप को कॉल नहीं किया, बल्कि इधर से ही वापस हो गया। तो ये है रिकर्सिव फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को खुद ब खुद कॉल कर ले। ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक्स होती हैं, कई दफा उनको बनाने में ये काम आता है। ये इसकी एक्सरसाइज है, आप लोगों ने अगर ये करनी हुई तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो फिर क्या होता है, इसी तरह इस कोड को उधर रखते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो ये देखें, अच्छा जी, अब ये देखें क्या हो रहा है। ये एक फंक्शन है जिसे हम आउटर फंक्शन कह रहे हैं, जिसकी बॉडी यहाँ तक है। उस उसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल ये प्रिंट हो रहा है कि ये आउटर फंक्शन है। फिर ये इनर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब इनर फंक्शन क्या है, वो ये है। तो ये देखें, ये एक फंक्शन था, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर एक और फंक्शन बनाया गया है। अब इस फंक्शन को हम इस फंक्शन के अंदर अंदर कहीं भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, इस आउटर फंक्शन से बाहर हम इसे कॉल नहीं कर सकते हैं, इस इनर फंक्शन को, कि बाहर किसी को पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर कॉल कर सकते हैं, बाहर से कॉल नहीं कर सकते। अब क्या होगा, 2 पास होगा, इधर आएगा 2, फिर वो 2 इस इनर फंक्शन को यहाँ पे पास हो जाएगा। इनर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ये 2 पास किया जा रहा है। तो x+7, यानी कि नंबर जो भी पास किया जाएगा उसके अंदर 7 ऐड होके वो प्रिंट हो जाएगा। और
फिर इधर जो है वो आउटर यानी कि इस नंबर की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो ये है नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट के फंक्शन के अंदर अगर हमने फंक्शन को कॉल करना है तो किस तरह होगा। ये इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, आई थिंक ये हमारा आगे वाला लास्ट टॉपिक है, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका कोई नाम ना हो, उन्हें हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। जिस तरह की ये है, ये एक फंक्शन बनाया गया है लेकिन इसका नाम नहीं है, आप देखें। अच्छा, अब इसे यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नाम से, सिवाय IIFE फंक्शन के। वो चूंकि फौरन कॉल हो रहा होता है तो उसका नाम ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस तरह फंक्शन लिखा हो तो हम उसे कॉल किस तरह करेंगे, कॉल कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका हल ये होता है कि अब इस फंक्शन को उठा के किसी वेरिएबल के अंदर रख देते हैं। जब ये फंक्शन किसी वेरिएबल के अंदर चला जाता है तो हम उस वेरिएबल के नाम से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब जिसका नाम ना हो। जिस तरह के ये हमने एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन वेरिएबल, और उसके अंदर इस एनोनिमस फंक्शन को रख दिया। अब क्या होगा, हम इस वेरिएबल के जरिए इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिस तरह के ये उसने किया हुआ है। तो ये है एनोनिमस फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ये इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अच्छा, आगे वाला ये जो टॉपिक है ये हमारा 13 चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम इसे उधर जाके पढ़ेंगे। यानी कि जब 13 चैप्टर हमारा ये वाला आएगा कंकरेंसी वाला, तो उसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं। अच्छा, आगे हमारा ये मोस्ट फेवरेट चैप्टर प्रोजेक्ट्स आ गए हैं ठीक है, आप लोगों ने ये बना लेने हैं। अच्छा, ये आप लोगों से अभी नहीं बनेंगे क्योंकि हमने ये कॉल बैक फंक्शन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जब ये कॉल बैक नहीं पढ़े तो आपसे ये नहीं बन पाएंगे। बाकी कोशिश कीजिएगा कि फिर भी बन जाए, नेट से सर्च करके। हो सकता है कि आप बना लें, और अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ये जो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। यानी कि हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट है, उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे चैप्टर नंबर 8 पे। इसे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर सारा कवर कर लें। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे सीधा चैप्टर 13 पे, कंकरेंसी पे, और फिर हमारी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट है। तो अगर यहाँ तक आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी। सर जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था समझ। ठीक है, ये देखिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन का मतलब ये है कि एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया। अब ये जो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया इसे नेस्टेड फंक्शन कह देते हैं। अब इस फंक्शन को अगर हमने एक्सेस करना है तो किस तरह करेंगे, इसके नाम से करेंगे ना। और इसको हम एक्सेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, चूंकि ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया गया है तो ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, इस फंक्शन की बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। इस चीज को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक फंक्शन हमने बनाया है, उसके अंदर हम इनर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इनर फंक्शन के अंदर वो अब लेट के जरिए कीवर्ड को डिक्लेयर कर रहा है, एक वेरिएबल को। अब चूंकि लेट के जरिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है वो ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं होता है, तो इधर ये एक्सेस नहीं होगा जी। ठीक है, लेकिन इधर बात करने का मकसद जो है वो ये है कि एक फंक्शन की बॉडी के अंदर एक फंक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको, अब इधर तो मैं कॉल कर रहा हूँ आउटर को, आउटर तो कॉल हो जाएगा। अगर मैं इनर को कॉल करना चाहूँ तो क्या इनर कॉल होगा, देखते हैं। तो ये देखिए एरर आ गया, वो कह रहा है कि ये डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन इस वजह से नहीं है क्योंकि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर है, तो इस फंक्शन की इस बॉडी से बाहर किसी को पता ही नहीं है कि ये इनर नाम का कोई फंक्शन भी है। ठीक है, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड का, कि एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर एक और फंक्शन आ जाए, सिंपल। ठीक है, ये ये सर चीज। एक्सेस कैसे होगा इनर जी। फंक्शन? जी, एक्सेस कैसे होगा इनर फंक्शन सर? हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर इसका नाम लेके एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह कि ये ले रहे हैं, ये नाम लिया उसका,
उसे हमने पैरामीटर दे जी दिया जी। और ये उधर कॉल हो जाएगा। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो नो। बुशर भाई चीजें क्लियर है? अच्छा जी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। हमारा फंक्शन वाला टॉपिक जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जिस तरह जरूरत पड़ेगी, नई चीजें सामने आएंगी तो हम फिर साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह हमारा ये बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट मेथड है वो देखेंगे। आप ये एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे सेंड कर देना आप लोगों ने। अच्छा, हो सका तो हम मंडे की बजाय, सॉरी ट्यूसडे की बजाय मंडे को क्लास ले लें। ठीक है, तो ये मैं आपको आपके साथ टाइमिंग जो है वो शेयर कर दूंगा। मंडे वाले दिन बता दूंगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, तो फिर उस हिसाब से आप लोगों ने उससे पहले पहले अपना ये काम कंप्लीट कर लेना है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम।